अरे सांझ बेटा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही कि तू आखिर क्या कहना चाहती है। अरे तू यहाँ पर क्यों आई है? क्योंकि इसके पेट में दर्द हो रहा था बुआ जी। क्या? हाँ बुआ जी, 2 दिन से इसके पेट में दर्द हो रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए मैंने ही इसे सुझाव दिया और इसके साथ में यहाँ पर चली आई। हे भगवान, क्या करती रहती है तू सांझ बिटिया? अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देगी तो कैसे चलेगा? अरे मुझे महिमा तो अक्सर कहती रहती है कि तू तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहती है। अरे नहीं बुआ जी, दरअसल बात ये बिल्कुल नहीं है। मैं तो अरे बुआ जी, जरा देखिए तो, कहीं आपका नंबर तो नहीं आ गया ना? क्योंकि अगर आपका नंबर निकल गया तो आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा। और रही बात इस छल्ली की, तो इसका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, इसकी पक्की सहेली। इसीलिए आप एकदम बेफिक्र रहिए और सांझ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इस तरह से रोहिणी बुआ जी को भगा देती है और वो सांझ को लेकर हॉस्पिटल के बाहर चली आती है। तेरी तो अरे पगला गई है क्या तू, जो बुआ जी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने जा रही थी? हाँ तो उसमें क्या होता है, आज नहीं तो कल सबको पता चलने ही वाला है ना। तो आज पता चल गया तो क्या बुरा है उसमें? तो आखिर ये बात सबसे कब तक छुप के रहने वाली है? बात का बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए तेरे घर पर क्या कम तमाशा चल रहा है क्या, जो बुआ जी को बताकर पूरे खानदान में कलेश करवाना चाहती है तू? पर रोहिणी, चुप हो जा सांझ। जितना कह रही हूँ उतना ही कर। और अब जल्दी से घर जा और जाकर थोड़ा आराम कर। फालतू के स्ट्रेस को अपनी जिंदगी में यूं नियोता मत दे। फिर रोहिणी सांझ को उसके घर छोड़ देती है। फिर एक दिन जब अचानक से सांझ को तेज बुखार आता है, तभी ये लीजिए दीदी, ये काढ़ा पीने से आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच रितिका। रुक जा रितिका, ये काढ़ा मुझे दे दे। इतना कहकर महिमा उसके हाथ से काढ़े का ग्लास छीन लेती है। उससे मैंने कहा था ना रितिका कि तू इस मनहूस लड़की की सेवा नहीं करेगी। लेकिन नहीं, तुझे तो मेरी कोई बात समझ नहीं आती। लेकिन माँ जी, दीदी बुखार से तप रही है, ऊपर से ये गर्भवती भी है, और ऐसे में अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूँ तो फिर क्या करूँ माँ जी? माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इतनी भी निर्दयी नहीं हो सकती। अरे चुप हो जा, इस लड़की ने कोई अच्छे झंडे नहीं गाड़े हैं जो तू इस पर तरस खा रही है। अरे ऐसे नालायक लोगों के साथ निर्दयी ही बनना चाहिए। ये आप क्या कह रही हो माँ? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे साथ इस तरह से पेश आओगी। जरा मेरी हालत तो देखिए, और इस हालत में भी आप मुझे दर्द देना चाहती हो। क्योंकि तो उसी लायक है। बहुत शौक है ना तुझे अकेले जीने का, तो जी अब। अरे उस दिन तो बड़े रुबाब से कह रही थी ना कि मुझे किसी के भी सहारे की कोई जरूरत नहीं है। तो अब खुद का ख्याल खुद ही रख ले। और तू रितिका, चल यहाँ से। लेकिन माँ जी, मैंने कहा ना चल यहाँ से, वरना इसका अंजाम बुरा होगा। ठीक है माँ जी। निकम्मी कही की। फिर महिमा रितिका को अपने साथ लेकर जाती है और ये सब देखकर सांझ को बहुत बुरा लगता है और अब वो अकेली ही खुद का ध्यान रखने लगती है। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, सांझ के लिए उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता जाता है। फिर एक दिन, ये ले सांझ, मैंने तेरे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं और साथ में थोड़े बहुत और पकवान भी हैं, जो खास तौर पर प्रेगनेंसी के वक्त होने वाली क्रेविंग के लिए होते हैं। शुक्रिया रोहिणी। हर गर्भवती महिला को उसके घर वाले गोंद के लड्डू बनाकर खिलाते हैं, लेकिन मैं कितनी बदनसीब हूँ जो मेरे घर वाले मेरे लिए गोंद के लड्डू बनाना तो क्या, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। खैर, वो सब छोड़ सांझ, और तू ये लड्डू खा। अरे वाह रोहिणी, मुझे पता नहीं था कि तू इतने अच्छे लड्डू बना लेती है। सच में, शादी के बाद तो तुझ में बहुत से बदलाव आए हैं। हाँ सांझ, वो तो है। अब यूं ही वक्त बीतता जाता है और सांझ को अब 5वां महीना लग जाता है।
और तभी, देख सांझ, अब तेरा पेट भी दिखने लगा है और ऐसे में मोहल्ले वाले ये देखकर बातें बनाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि या तो तू अपना काम छोड़ दे या फिर तेरा काम घर से ही कर ले। क्या? हाँ सांझ, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे तेरा ये पेट लेकर बाहर जाएगी तो लोग हम पर थू थू करेंगे, इसीलिए तू घर के बाहर नहीं जाएगी। नहीं माँ, आप लोगों के रोकने से मैं नहीं रुकूंगी और मैं बाहर जरूर जाऊंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अरे कुछ तो इज्जत रख अपने माता पिता की, या फिर हम दोनों कहीं जाकर अपनी जान ही दे दे। देखिए माँ, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए और जो सच है उसे स्वीकार कीजिए। और वैसे भी आज नहीं तो कल सबको पता चलने ही वाला है। और मैं क्या कोई दूध पीती हुई बच्ची हूँ क्या? और मैंने क्या कोई किसी का खून किया है क्या? या फिर कहीं जाकर बहुत बड़ा डाका डाला है? मैं माँ बनने वाली हूँ और 5 महीनों से आप सब मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। अरे तूने गुनाह ही किया है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तूने, और तुझ जैसी औलाद किसी को नहीं होनी चाहिए। प्लीज पापा, ऐसे मत बोलिए ना। अगर एक नजरिए से देखा जाए तो दीदी भी गलत नहीं है, पर अब जो हुआ सो हुआ। आखिर कब तक हम एक ही बात को लेकर बैठेंगे? कभी ना कभी तो दुनिया को पता चलने ही वाला है, तो अभी से छुपाकर क्या फायदा है? तू बीच में मत बोल अक्षत, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तू सांझ, चुपचाप घर पर बैठ, काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ, मैं तो काम पर जाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है मुझे। सांझ घर वालों के सामने से होकर घर के बाहर निकलती है और ये सब देखकर भूपेंद्र और महिमा का खून खोल उठता है। अब जब सांझ गली में निकलती है तभी सभी औरतें उसका पेट देखकर हैरान रह जाती हैं। हे भगवान, देख तो किशोरी, ये महिमा की बेटी तो कुंवारी होते हुए भी गर्भवती बन गई है। ना जाने कहाँ जाकर इसने अपना मुंह काला किया है। अरे इसने तो सारी बेशर्मी की हदें लांघ दी है। नहीं किशोरी काकी, आपका अनुमान गलत है। मैंने कोई मुंह काला नहीं किया है, बल्कि मैंने तो टेस्ट ट्यूब पे भी किया है। और बेशर्म मैं नहीं हूँ, बल्कि आप जैसे लोगों की घटिया सोच है। क्या? अरे देखो तो, ऐसे कैंची की तरह जुबान चला रही है ये लड़की। खुद ने तो इतना बड़ा कांड किया है और ऊपर से हमें होशियारी दिखा रही है। अरे ऐसे लोगों को तो मोहल्ले में रहने ही नहीं देना चाहिए। बस रूपमती काकी, ये मोहल्ला आपके पिताजी का नहीं है। सांझ का इस तरह से मुंह तोड़ जवाब सुनकर वो औरतें उसका मुंह देखते ही रह जाती है। और फिर बाद में मोहल्ले वाले जाकर महिमा और भूपेंद्र को खूब सुनाते हैं। जिसे देखो वो मुझे कॉल करके सुना रहा है, सबके सब नाम रख रहे हैं। अरे इस लड़की ने तो हमें पूरी तरह बदनाम करके रख दिया है। मैंने कहा था उसे कि मत निकल घर से बाहर, लेकिन नहीं, हमेशा की तरह उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। मैं तो कहती हूँ कि चलिए हम लोग गांव चले जाते हैं। अरे यहाँ तो हमारी इज्जत की हर तरह से धज्जियां उड़ चुकी है, इसीलिए अब यहाँ रहकर कोई फायदा नहीं है। अरे ये तुम कैसी बेतुकी बातें कर रही हो महिमा? सब कुछ छोड़कर गांव चले जाना इतना भी आसान नहीं है। वही तो माँ, अरे मेरा तो ऑफिस यहीं पर है, तो गांव जाकर मैं क्या करूंगा? फिर एक दिन जब महिमा बाहर सब्जी लेने निकलती है तभी अपनी बेटी को समझाकर रख दे महिमा, आजकल तो वो बहुत तेज हो गई है और उसके ये चाल चलन देखकर कहीं हमारे नौजवान बच्चे बिगड़ ना जाए। और नहीं तो क्या, बड़ी आई टेस्ट ट्यूब बेबी करने वाली। अरे जरूर उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। हो ना हो महिमा, दाल में जरूर कुछ काला है जो तू समझ नहीं पा रही। हाँ महिमा, अरे तेरी लड़की तो बहुत चंट है। उसे अच्छी तरह से पता है कि किसे किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है, और ये बात तो उसके बातों से ही पता चलती है। कितनी बेबाक और मुफ्त है वो लड़की।
महिमा चुपचाप उन दोनों की बातें सुनकर लेती है और फिर उस दिन के बाद से वो घर के बाहर जाना बंद कर देती है। अरे माँ जी, कम से कम थोड़ा वॉक तो करके आइए। डॉक्टर ने क्या कहा है पता है ना आपको? अरे आपको रोजाना आधा घंटा तो वॉक करना ही चाहिए। और आप अगर इसी तरह से घर में बैठी रहोगी तो उसका बुरा असर आपकी तबीयत पर हो सकता है। अरे बाहर जाकर तो मैं कौन सा ठीक होने वाली हूँ? उल्टा बाहर जाकर तो मेरी मानसिक हालत खराब होगी। जहां जाओ वहां पर लोग ताने कसेंगे, बुरा भला बोलेंगे। अरे इस लड़की ने हमें कहीं जाने लायक छोड़ा है क्या? खुद तो घर में बैठती नहीं है और उसकी वजह से हमें घर में बैठना पड़ रहा है। किसी ने आपके हाथ पांव बांध कर रखे हैं क्या माँ? और आपको फर्क क्यों पड़ता है? लोगों का तो वही काम होता है कि किसी के भी ऊपर बातें बना, फिर चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो। अरे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तो हमें पड़ता है ना माँ। इसीलिए हमें उनकी बातों पर ध्यान देना ही नहीं चाहिए। तेरा फालतू का ये ज्ञान तेरे पास ही रख और दफा हो जा मेरे नजरों के सामने से। अरे तेरी शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। नफरत सी हो गई है मुझे तुझसे। महिमा की ये बातें सुनकर सांझ को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दोपहर, कौन चाहिए भैया आपको? जी सांझ जी ने मुझे आपके घर पर एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया है। उन्होंने कहा है कि जब वो ऑफिस में रहेगी तभी दोपहर में आकर मुझे एसी ठीक करके जाना है। तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, आइए ना। नहीं, अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। कोई एसी वगैरह रिपेयर नहीं होने वाला यहाँ पर। लेकिन माँ जी, दीदी को रात में सोने में तकलीफ हो सकती है। पहले ही इतनी जानलेवा गर्मी है। इसीलिए प्लीज माँ जी, इन्हें दीदी के कमरे का एसी ठीक करने दीजिए। मैंने कहा ना, कोई एसी रिपेयर नहीं होगा और उस नालायक को तो गर्मी में ही सोने दे। इस तरह से महिमा उस आदमी को वहां से भगा देती है। और जब ये बात सांझ को पता चलती है तब वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आपको क्या दिक्कत है माँ? चैन से मुझे जीने क्यों नहीं दे रही आप? और आपको ये बात अच्छे से पता है कि मुझे गर्मी में कितनी तकलीफ होती है। तो आपने उस आदमी को वापस क्यों भेज दिया? अरे तुझे तो बस तेरी ही तकलीफ की पड़ी है, लेकिन तेरे कारण हमें कितनी तकलीफ हो रही है उसका क्या? बस बहुत हुआ माँ, अब से मैं इस घर में रहूंगी ही नहीं। जा रही हूँ मैं यहाँ से, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे ये आप क्या कह रही हो दीदी? प्लीज ऐसा कुछ भी मत कीजिए, रुक जाइए। और ऐसी हालत में आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं अक्षत, ये घर अब मेरा नहीं रहा। इतने दिनों तक मैंने हर एक बात टाली, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। और जहाँ मेरी और मेरे होने वाले बच्चे की इज्जत नहीं की जाएगी, वहां पर मैं एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। अरे जा जा, दफा हो जा अभी के अभी। उल्टा अच्छा ये है, अगर तू हमसे दूर रहेगी तो हमारी इज्जत पर कोई आँच नहीं आएगी। फिर चाहे तेरा अच्छा हो या बुरा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे तू किसी बला से कम नहीं है, इसीलिए हम तो यही सोचेंगे कि बला टल गई। थैंक यू सो मच पापा। आज तो आप मेरे मन से हमेशा हमेशा के लिए उतर चुके हो। रोते रोते सांझ घर छोड़कर चली जाती है। मैं नहीं जानती रोहिणी कि मैंने घर छोड़कर सही किया है या गलत किया है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मेरे लिए आत्मसम्मान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अरे इतने दिनों से मैं यही सोचकर हर एक चीज नजरअंदाज करती रही कि वो दोनों मेरे माता पिता हैं, लेकिन अब उन दोनों ने मुझे खो दिया है। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके दरवाजे पर वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ सांझ, और तू हिम्मत रख। तूने जो भी फैसला लिया है एकदम सही लिया है, और मैं हूं ना तेरे साथ। तू अकेली नहीं है और ये तेरा ही घर है। इसीलिए तुझे यहाँ पर जितने भी दिन रहना है तू यहाँ पर आराम से रह सकती है। नहीं रोहिणी, मैं यहाँ पर बस तब तक रहूंगी जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता।
नया घर? हाँ रोहिणी, मुझे कोई किराए का घर ढूंढ कर दे दे। तेरे पहचान में तो कई सारे एजेंट्स हैं ना, तो तू उनसे बात करके देखना। मुझे 2 दिन के अंदर अपने घर पर शिफ्ट होना है, क्योंकि अब बहुत हुआ। मैं अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ, वो भी सही मायनों में, अकेले रहकर। 24 घंटे के लिए मैं एक मेड रख लूंगी, लेकिन अब किसी अपने का सहारा बिल्कुल नहीं लूंगी। ठीक है सांझ, मैं जानती हूँ कि मेरे रोकने से तो नहीं रुकने वाली, इसीलिए मैं तुझे नया घर ढूंढकर जरूर दिलाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, तू चाहे कहीं पर भी रहे, लेकिन मैं बस एक कॉल की दूरी पर हूँ। इसीलिए अगर तुझे कुछ भी लगे तो फौरन मुझे कॉल करना। हाँ रोहिणी, जरूर। फिर अगले सुबह, अरे रोहिणी, ये हम कहाँ पर आए हैं? अरे इसी एरिया में मिस्टर शेखावत रहते हैं। उनका एक बड़ा सा घर है और वो अपने घर पर लोगों को रहने की जगह भी देते हैं। इसका मतलब तू पेइंग गेस्ट के तौर पर वहां पर रहेगी। बहुत भला आदमी है वो। ठीक है रोहिणी। फिर जब सांझ मिस्टर शेखावत को देखती है तब वो एकदम हैरान रह जाती है। आखिर कौन है वो मिस्टर शेखावत? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अरे आद्या बेटी, अभी तो खाना बनाना सीख ले। अरे तेरी अब शादी होने वाली है, ऐसे में तुझे अगर खाना बनाना नहीं आया तो तुझे काफी दिक्कत होगी अपने ससुराल में। ओफो माँ, सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गई आप। अरे मैंने आपसे कई बार कहा है, मैं 4 से 5 दिनों में सीख जाऊंगी सब कुछ। अरे ओ अकल की अंधी, 4 से 5 दिनों में तेरे पिताजी ने सिखा था क्या खाना बनाने को? खाना बनाना है, कोई 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं, जो पानी डाला उबाला और बन गई मैगी। अरे माँ, मैं कह रही हूँ ना, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। अभी आप मुझे टीवी देखने दो। और हाँ, थोड़ी देर में मेरे लिए सैंडविच बना देना, वो खाने का अभी मेरा बहुत मन कर रहा है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे दे। सुमन आद्या को कई बार खाना सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार आद्या उसे टालती ही रहती है। फिर एक दिन अचानक से आद्या को देखने के लिए जतिन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है और उस दिन खाना सुमन ने ही बनाया होता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बना है। तुमने इसे बनाया आद्या बेटा? हाँ आंटी जी, मैंने ही बनाया है ये खाना। बहुत खूब बेटा। अरे मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी, जो सुंदर और होनहार के साथ साथ अच्छा खाना भी बनाती हो। क्यों जतिन बेटा? हाँ माँ, वाकई में सारे पदार्थ काफी कमाल के बने हैं। शुक्रिया जतिन। शुक्रिया आंटी। सुमन बहन, हमारी तरफ से तो हाँ है। अब आप लोग बताइए। हमारी तरफ से भी हाँ ही है। आद्या और जतिन की जोड़ी खूब जचेगी। इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। और उनके जाने के बाद, आद्या, तूने मालिनी बहन और जतिन को ये क्यों कहा कि वो खाना तूने बनाया है, जबकि सारा खाना तो मैंने बनाया है? अरे माँ, अगर मैं उन्हें बता देती कि खाना मैंने नहीं आपने बनाया है, तो वो लोग रिश्ता पक्का ही नहीं करते। साफ साफ दिख रहा था कि मालिनी आंटी कितने पुराने ख्यालों वाली है और उन्हें तो बस खाना बनाने वाली बहू ही चाहिए। हे भगवान! और साथ ही मुझे जतिन जैसा लड़का कहीं और कैसे मिलेगा? इतनी ज्यादा सैलरी है और इतने अच्छे एरिया में बड़ा सा घर, ऊपर से वो कितना हैंडसम दिखता है। इसीलिए मैंने झूठ बोला माँ। अरे बेवकूफ लड़की, अब जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू क्या करेगी? कैसे बनाएगी हूबहू मेरी तरह खाना? उस सब की चिंता आप मत करो माँ। 1000 बार कहा है मैंने आपको, मैं 1 हफ्ते के अंदर सीख जाऊंगी सब कुछ। यूट्यूब पे तो कितनी सारी रेसिपीज रहती है, वहीं पे देखकर मैं सब कुछ बना लूंगी।
आध्या की बातें सुनकर सुमन अपना सिर पकड़ लेती है और कुछ ही दिनों में आध्या की शादी हो जाती है। फिर पहली रसोई की रस्म में वो यूट्यूब पे देखकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भगवान जी, ये मैं कहाँ फंस गई। इतनी घबराहट तो मुझे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में भी नहीं हुई थी, जितनी कि अभी इस पहली रसोई की रस्म में हो रही है। मैंने गैस तो ऑन कर दिया है, पर यह खाना अभी मुझसे बन ही नहीं रहा। जैसे तैसे आध्या एक पदार्थ बनाती है, लेकिन वो भी एकदम बेस्वाद बनता है। इसीलिए वो अपनी माँ को फोन करती है। अरे माँ, मैंने छोले बनाए हैं, लेकिन ये तो एकदम घटिया बने हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। 1 से 1.5 घंटे में माँ जी और जतिन आने वाले होंगे। अब मैं क्या करूँ माँ? हे भगवान, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि खाना बनाना पहले ही सीख ले। अभी रुक जा, मैं वहां पर खाना लेकर आती हूँ। सब्जी, रोटी और चावल बनाया है मैंने। मीठे में भी कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी से आ जाइए। फिर सुमन फटाफट डब्बों में खाना पैक करती है और वही खाना आध्या, मालिनी और जतिन को परोसती है। हा, अप्रतिम। ये ले बहू, तेरी पहली रसोई का नेक। अरे नहीं माँ जी, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे पैसे मांग लूंगी ना। अरे आध्या, माँ दे रही है तो आशीर्वाद समझ कर रख लो ना। ठीक है जतिन, और धन्यवाद माँ जी। सदा सुहागन रहे और ऐसे ही हमें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती रहे। क्यों जतिन बेटा? हाँ माँ। और आध्या, सच में माँ भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती जितना कि तुम बनाती हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है बहू। ये बिल्कुल सच कह रहा है। ये दोनों तो माँ के हाथ के खाने के दीवाने हो चुके हैं। अब मैं आगे क्या करूंगी? कैसे टिकूंगी इस घर में? फिर आध्या बाद में ये सारी बातें अपने माँ को कॉल करके बताती है। अरे तुझे तो मैंने 1000 बार कहा था कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन नहीं, तू खुद को बहुत होशियार समझती थी ना। अब देख कैसे तेरी होशियारी तुझ पर भारी पड़ रही है। डोबी कही की। अरे माँ, अब लेक्चर देने के बजाय मुझे इस मुसीबत का हल बताओ। क्या करूं मैं? मुझे अब खाना बनाना सीखना होगा, लेकिन तब तक आप रोजाना मुझे डब्बे लाकर दिया करोगी क्या? मैं चुपके से ले लूंगी और आपके हाथ का बना हुआ खाना ही दोनों को खिलाऊंगी। ठीक है बेटी, दे दूंगी, लेकिन तू जल्द से जल्द खाना बनाना सीख ले। अब तूने गलती कर दी है तो उसे अच्छी तरह से ठीक कर ले। हाँ माँ, पक्का। फिर सुमन रोजाना आध्या को चुपके से डब्बा देकर जाती है। वही आध्या रोजाना रसोई में जाकर खाना बनाना सीखती रहती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। हेलो माँ, आज 10वां दिन है, लेकिन अभी तक मैं अच्छे से खाना बनाना सीख नहीं पाई हूँ। अरे इसीलिए मैं तुझे समझाती थी कि खाना बनाना सीख जा। 4 से 5 दिनों में खाना बनाना सीखना मुमकिन ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ माँ? कब तक आप ये रोजाना मुझे डब्बा देकर जाओगी? कभी किसी दिन किसी ने आपको देख लिया तो? देख बेटी, अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का तेरे पास एक ही रास्ता है। क्या माँ? सच्चाई का रास्ता। अपने पति और अपनी सास को जाकर सारा सच बता दे। क्या? अरे ये आप क्या बोल रही हो माँ? तो फिर अब और कितने पैंतरे आजमाएगी तू? इसे और कितने दिन छुपाने का इरादा है तेरा? देख बेटी, तुझे खाना बनाना सीखने के लिए बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए आज तुझे सच तो बोलना ही होगा और इसी में तेरी भलाई है। फिर ना चाहते हुए आध्या अपनी माँ की बात मानकर आखिरकार जतिन और मालिनी को ये सारी सच्चाई बता ही देती है कि उसे खाना बनाना नहीं आता और 10 दिनों तक उन्होंने सुमन के हाथ का खाना खाया है। क्या? इतना बड़ा झूठ? और इन सब में तेरी माँ भी शामिल थी? नहीं माँ जी, माँ तो हमेशा ही इन सब के खिलाफ थी।
और तो और जब आप दोनों रिश्ता पक्का करके गए थे तब भी उन्होंने मुझे डांटा था कि आखिर मैंने झूठ क्यों बोला। और आज उनके कहने पर ही मैं आप दोनों को सच बता रही हूँ। मुझे कैसे भी करके इस घर की बहू बनना था, इसीलिए मैंने झूठ बोला माँ जी। देखो आद्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की उम्र हो चुकी है और वो अब रसोई में जाकर घंटों तक खड़े रहकर खाना नहीं बना सकती। अरे तुम्हें तो शादी से पहले सारा खाना बनाना सीख लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या, ये तूने अच्छा नहीं किया बहू। अरे तूने तो मुझे और मेरे बेटे को फंसाया है। लानत है तुझ पर, तुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे जब एक बहू खाना ही नहीं बना सकती तो वो अपनी घर गृहस्थी को क्या खाक संभाल पाएगी क्या? हाँ, माफ करना माँ जी, लेकिन मैं खाना बनाना सीख ही रही हूँ रोजाना, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन मैं अच्छा खाना बनाना जरूर सीखूंगी। मेरे खाने का स्वाद भले ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर मैं खाना खाने लायक बनाती हूँ माँ जी। अरे अब तो चाह कर भी मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे अभी इसी वक्त में घर से निकाल देती। कोई बात नहीं माँ, अब जो हुआ सो हुआ। मैं एक काम करता हूँ, खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रख लेता हूँ, वही बेहतर रहेगा। अरे नहीं नहीं, नौकरानी वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू में उसके पीछे खर्च क्यों कर रहे हो? एक काम करो, उतने ही पैसे तुम मुझे दे दिया करो। मैं कह रही हूं ना, कुछ ही दिनों में मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझ पर विश्वास रखो। लेकिन आद्या, रहने दे बेटा, जब ये कह रही है तो देख ही लेते हैं। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी आद्या ठीक से खाना बनाना सीख ही नहीं पाती, और अब वही उसके हाथ का फीके स्वाद वाला खाना खा खाकर मालिनी और जतिन बहुत परेशान हो जाते हैं। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसने ठीक से खाना बनाना सीखा नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रही हो माँ जी? मैं रोजाना इतनी मेहनत करके सीखती हूँ। अरे कुछ भी नहीं सीखती तुम आद्या, बस जाकर कुछ भी बनाकर चली आती हो। तुमने बस हमें दिलासा दिया है कि तुम एक ना एक दिन खाना बनाना सीखकर हमें स्वादिष्ट खाना दोगी, लेकिन वो सब तो तब होगा ना जब तुम सच्चे दिल से कुछ सीखोगी। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने जतिन का रिश्ता इस मनहूस लड़की के साथ पक्का किया। आद्या को उन दोनों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब पता था कि ये दोनों उसे चाहकर भी घर से नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी तरफ जतिन के ऑफिस में प्रेरणा नाम की एक काली लड़की काम किया करती है। एक दिन ऐसे ही वो उसके टिफिन में लाया हुआ खाना खा लेता है और वो जतिन को बहुत पसंद आता है। ओहो, क्या खाना बना है यार, मजा ही आ गया। प्रेरणा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो। शुक्रिया जतिन, खाओ ना, और लो, शर्माओ मत। मैं सुबह सुबह भरपेट नाश्ता करके आई हूँ, इसीलिए मुझे अभी इतनी भूख भी नहीं है। शुक्रिया प्रेरणा। अब रोजाना जतिन प्रेरणा के टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहता है और इसी बहाने उन दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। अरे मेरी बेबी तो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाती है, इसीलिए मुझे घर पर कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। प्रेरणा, वैसे तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे लिए कल से अलग टिफिन लेकर आया करोगी क्या? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर प्लीज यार मेरे लिए लाओ ना टिफिन। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना किसी अमृत से कम नहीं है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या जतिन? मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम फिक्र मत करो, कल से मैं तुम्हारे लिए एक और टिफिन लाया करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। चलो, मेरी खाने की चिंता तो मिट गई। फिर उस दिन के बाद से प्रेरणा अब रोजाना जतिन के लिए टिफिन लाया करती है और वो दोनों अपने लंच ब्रेक में
एक साथ खाना खाकर खूब अच्छा समय बिताते हैं। फिर एक रात, अरे आद्या, आज क्या बनाया है तुमने खाने में? आज तो मैंने मटर पुलाव बनाया है जतिन, जो एकदम बुरे बने हैं। बिल्कुल भी मत खा इसे बेटा, वरना तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। जिसे खाना है खाए, और जिसे नहीं खाना वो ना खाए। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर आद्या वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में अचानक से जतिन का फोन बजता है। प्रेरणा, ये कौन है? अरे किसका फोन है आद्या? इधर दिखाओ फोन। हेलो। हाँ प्रेरणा, बस आ रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर जतिन तैयार होकर चला जाता है। अब ये प्रेरणा कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। इसका फोन आते ही जतिन का चेहरा एकदम चमक उठा था। मुझे इसका पीछा करना होगा, वरना मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर आद्या जतिन का पीछा करती है और वो जतिन को प्रेरणा के घर पर जाते हुए देखती है। ये जतिन किसके घर में गया है? कौन है ये प्रेरणा? और क्या है इन दोनों का रिश्ता? मुझे खिड़की के पास जाकर देखना होगा। फिर आद्या खिड़की के पास जाती है और वो देखती है कि जतिन और प्रेरणा एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये देखकर आद्या एकदम हैरान रह जाती है। आद्या गुस्सा होकर घर की घंटी बजाती है और प्रेरणा के दरवाजा खोलने पर वो गुस्से में अंदर चली जाती है। आद्या, तुम यहाँ पर? क्यों? चौंक गए? फूट गया है तुम्हारा भांडा? आप डर क्यों रहे हो? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो मैं भला क्यों डरूंगा? अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। क्या चक्कर चल रहा है तुम्हारा इस काली लड़की के साथ? इसीलिए मुझे कुछ बिना बताए ही चले आए यहाँ पर, है ना? मुझे पहले से पता था कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो जरूर है, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। अरे आद्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा और प्रेरणा का कोई चक्कर नहीं चल रहा। हम दोनों पहले कलीग थे और अब बस अच्छे दोस्त थे। हाँ आद्या, जतिन को मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और आज मैंने एक नई डिश बनाई थी, इसीलिए मैंने इसे खाने पर बुला लिया। हाँ आद्या, प्रेरणा तो तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, इसीलिए आज मैं इसके पास आया हूँ और ये रोज ऑफिस में मेरे लिए टिफिन भी लाती है। अच्छा जी, तो इस काली लड़की ने तुम्हें अच्छा खाना खिला खिलाकर अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। देखो आद्या, पहली बात तो इसका नाम प्रेरणा है, तो इसे बार बार काली बोलना बंद करो। और दूसरी बात यह है कि ये एक बहुत ही भली लड़की है और उसकी सोच तुम्हारी तरह गंदी बिल्कुल नहीं है। वो तो दिख ही रहा है। हे लड़की, मैं तुझे बता दे रही हूँ, मेरे पति से दूर रह। और अगर तूने इसे अपने झांसे में फंसाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और तुम जतिन, अब चल रहे हो या नहीं मेरे साथ, या फिर पूरी रात यही बिताने का इरादा है? फिर जतिन आद्या के साथ अपने घर चला जाता है। और अगली सुबह, जतिन, अब आद्या का गुस्सा थोड़ा कम हो गया होगा ना? माफ करना मुझे, मेरे कारण तुम दोनों के बीच बहस हो गई। अरे नहीं प्रेरणा, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उल्टा माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए, क्योंकि आद्या ने तुमसे बदतमीजी से बात की। अरे कोई बात नहीं जतिन, कुछ लोगों की सोच ही बुरी होती है। जीवन में हमें सिर्फ सकारात्मक बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर ध्यान देकर जीवन को और मुश्किल बनाना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ। अरे वाह प्रेरणा, तुम्हारी सोच तो काफी अच्छी है। फिर एक रोज जब घर पर सिर्फ आद्या होती है, तभी कोई दूर का रिश्तेदार घर आता है और उनके लिए आद्या चाय और पराठे बनाती है। अरे बहू, इन सब की क्या जरूरत थी? चाय ही काफी थी। अरे नहीं काका जी, ऐसे कैसे बस चाय पीते आप? पराठे भी तो खाइए, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं
उतने में दरवाजे पर मालिनी आती है और वो ये देखकर काफी चिंतित हो जाती है। अरे बाप रे, ये लड़की अरुण भाई को खाना दे रही है। अगर इन्होंने इसके हाथ का खाना खा लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मालिनी इतना सोच ही रही होती है कि वो मेहमान पराठे खा ही लेते हैं। हे भगवान, इतना बुरा खाना तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया बहू। हमारे खानदान में कोई औरत इतना बुरा खाना नहीं बनाती। अरे तू तो मालिनी की बहू है, फिर भी ऐसा खाना बनाती है। माफ करना अरुण भाई, वो इसे बाकी का थोड़ा बहुत खाना बनाने आता है, पर ये पराठे अच्छे से नहीं बना पाती। अच्छा हुआ मालिनी जो तुम आ गई यहाँ पर। अरे ये क्या संस्कार दिए हैं तुमने अपनी बहू को। एक बहू को हर तरह का खाना बनाना आना ही चाहिए। और तुम पराठों की क्या बात कर रही हो? चाय भी इतनी खास नहीं बनी है। अरे ओ काका, खाना है तो चुपचाप खाओ वरना चलते बनो। ज्यादा चिक मत करो। स्वाद में कुछ 19-20 हुआ होगा, लेकिन मैंने आपके लिए कितनी मेहनत लेकर बनाया है। कम से कम उसकी तो इज्जत कीजिए। आद्या बहू, तमीज से पेश आ। देखा ना मालिनी, कितनी बदतमीज और बददिमाग है तेरी बहू। अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, बेशर्म कही की। फिर वो मेहमान वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। अरे नालायक लड़की, ये तूने क्या कर दिया? अब वो जाकर पूरे खानदान में हमारी नाम की बदनामी करेगा। हमारी नाक कटवाने में तूने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे तो क्या गलत कहा मैंने? मैंने बस ये कहा कि भले ही मैं खाना बेस्वाद बनाती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो खाना खाने लायक ही ना हो। और ये बात तो उसे भी समझनी चाहिए थी। बेवकूफ कहीं का। अपनी बदतमीजी बंद कर बहू, वरना मैं तेरे मुंह पर मोमबत्ती के चटके दूंगी। दिन ब दिन पागल होती जा रही है तू, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन मैं तुझे पागल खाने ही छोड़कर आऊंगी। मालिनी की बातें सुनकर आध्या चुप हो जाती है। ऐसे ही एक रोज जब जतिन का जन्मदिन होता है, तभी 12 बजे से पहले आध्या उसके लिए केक बनाने लगती है। चलो, केक तो अब तैयार हो गया है और मैं बाकी का खाना भले ही इतना अच्छा नहीं बनाती, लेकिन केक तो मैंने बहुत ही अच्छा बनाया है और ये केक खाकर जतिन बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन जब जतिन वो केक खाता है, तभी वो उसे इतना पसंद नहीं आता। अरे बाप रे यार आध्या, इतना मीठा केक बनाया है तुमने। इसे खाकर तो मेरा सिर दर्द करने लगा है। तुम भी इसे खाकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। हाँ, थोड़ा मीठापन ज्यादा है, लेकिन केक इतना भी खराब नहीं बना है। मैंने इसे बहुत प्यार से बनाया है जतिन। अरे हाँ बाबा, वो सब मैं जानता हूँ कि तुमने इसे प्यार से बनाया है और उसके लिए पूरे दिल से शुक्रिया। लेकिन यार, इस केक को अगर मैंने और खा लिया तो सच में आज मुझे जन्मदिन के दिन ही हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना पड़ेगा। इसे खाकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें पूरी दुनिया भर की चीनी मिलाई है तुमने। जाओ, तुम्हें तो बस कमियां निकालनी आती है। मेरी मेहनत और मेरा प्यार तुम्हें तो कभी नजर ही नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है। आध्या वहां से रूठकर चली जाती है। वही अगली सुबह ऑफिस में प्रेरणा भी जतिन के लिए अपने हाथों से केक बना कर लाती है। जन्मदिन मुबारक हो जतिन। शुक्रिया प्रेरणा, और ये केक तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। तुम तो सच में कमाल की शेफ हो यार। शुक्रिया जतिन, मैं तो तुम्हारे लिए रसमलाई का केक बनाने वाली थी। फिर मुझे याद आया कि तुमने मुझे एक दिन कहा था कि तुम्हें कैरेट केक बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने खास तुम्हारे लिए कैरेट केक बनाना सीखा और आज इसे बना भी दिया। क्या बात है प्रेरणा, पहली बार में ही तुमने कितना बढ़िया केक बनाया है। फिर जतिन उस केक को आधे से ज्यादा खा लेता है और बाकी का बचा हुआ केक बॉक्स में रखकर वो शाम में अपने घर लेकर जाता है। और उस केक को देखकर आध्या गुस्सा हो जाती है। वाह,
मेरे बनाए हुए केक में तो कितनी कमियां निकाल रहे थे, पर उस काली लड़की ने बनाए हुए केक को तुमने आधे से ज्यादा खत्म किया है। हाँ किया है, क्योंकि उसने तुमसे भी अच्छा केक बनाया था। माना कि तुमने भी मेरे लिए बहुत मेहनत ली, लेकिन केक में कुछ तो स्वाद होना चाहिए था ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस उस काली करोटे के हाथ का ही सब कुछ पसंद आता है, इसीलिए हर वक्त मेरी बुराई और उसकी अच्छाई ही करते रहते हो। जो सच है मैं वही बोलता हूँ, और मैं यहाँ पर किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा। एक वो इंसान होता है जो अपनी गलतियों से सबक सीखकर उन्हें ठीक करता है, और एक वो इंसान होता है जो अपनी गलतियां जानकर भी उन्हें बार बार दोहराता रहता है, और वो तुम हो आद्या। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अरे तुझे हमने कितनी मोहलतें दी, लेकिन तूने कुछ नहीं किया, बस हमें कुछ भी खिलाती रहती है। अरे सिर्फ तुझे ही लगता है कि वो खाना ठीक ठाक है, पर वो असल में वैसा बना ही नहीं होता। ठीक है, आप दोनों माँ बेटे को जो बोलना है बोलते रहो, लेकिन मैं तो जो बनाती हूँ वही बनाऊंगी। खाना है तो खाओ, वरना भूखे रहो। मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकती। अब दिन ब दिन आध्या और जतिन के बीच में बहस बढ़ती ही जाती है, और इन सब में जतिन प्रेरणा के साथ खुश रहने लगता है, और वो ऑफिस के बाद भी ज्यादातर समय उसके साथ ही बिताता है। कहाँ पर हो तुम जतिन? मैं तुम्हें कब से फोन लगा रही हूँ। जरूर उस प्रेरणा के साथ ही होगे तुम। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? शादी होने के बाद भी किसी और लड़की के साथ घूमते हो। अरे जरा तो ऊपर वाले से डरो। देखो आद्या, मैं अपनी दोस्त के साथ हूँ, और उसमें कुछ गलत नहीं है, और बार बार मुझे फोन करना बंद करो। मुझे जब आना है मैं तभी आऊंगा। इतना कहकर जतिन फोन कॉल कट कर देता है। जब देखो तब उस प्रेरणा के साथ ही चिपका रहता है। कहते हैं आदमी के दिल का रास्ता पेट से उकड़ जाता है। कहीं उस कल्लो के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते खाते वो जतिन को अपने प्यार में ना फंसा ले। नहीं नहीं, मैं शायद कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जतिन को तो बस उसके हाथ का खाना पसंद है, और उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगा। फिर एक दिन, अरे मालिनी बहन, वो आध्या का फोन नहीं लग रहा था, इसीलिए आपको फोन लगा दिया। कैसी हो आप? सब कुशल मंगल तो है ना? कहा सुमन बहन, आपकी बेटी के होते हुए सब कुछ कुशल मंगल कैसे हो सकता है? अरे क्या हुआ बहन जी? उसने अभी तक खाना बनाना सीखा नहीं क्या? सीखने के लिए मेहनत करेगी तब सीखेगी ना वो। और इन सब में आप भी उतनी ही दोषी हो, क्योंकि आपने उसका साथ दिया है। अगर आप उसे पहले ही सच बोलने के लिए कहती तो आज वो हमारे घर की बहू कभी नहीं होती। अब हम लोग उसे अपनी घर की बहू बनाकर फंस चुके हैं। माफ कीजिए मालिनी बहन, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने आध्या को आज तक कुछ समझाया नहीं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो तो मेरी बात सुनती ही नहीं, बस अपनी ही मनमानी करती है। लेकिन इन सब में बर्बादी तो हमारी हो गई ना। अब तो हम उसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकते, वरना हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। मालिनी को इस तरह से सुमन को सुनाते हुए देखकर आद्या को बहुत गुस्सा आता है। फिर रात में वो मालिनी और जतिन के लिए खाना ही नहीं बनाती। अरे ओ मैडम, जो बनाया है दे दे जल्दी। रोज की तरह खाने में नमक डालकर ही खाऊंगी, तब जाकर थोड़ा बहुत स्वाद आएगा। कैसा स्वाद माँ? यहाँ तो मुझे खाने का मन भी नहीं करता। चलो अच्छा है, क्योंकि आज से मैं आप लोगों को खाना बनाकर नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया। मुझ तक तो ठीक था, लेकिन आपने मेरी माँ को क्यों सुनाया माँ जी? अगर आप दोनों को मेरे खाने से इतनी ही तकलीफ है तो खुद बनाकर खाइए ना। मैं अपना खाना अलग से बनवाया करूंगी। क्या? अरे माँ से इस उम्र में काम करवाओगी क्या तुम? अब जरा तो लाज शर्म है कि नहीं तुम में? हाँ हाँ नहीं है,
मुझ में कोई लाज शर्म नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये सब तुम इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हें पता है कि हम चाहकर भी तुम्हें इस घर के बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ, अपने ये नखरे कम कर दो आद्या, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लेकिन आद्या पर जतिन की इन बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मालिनी ही खाना बनाती है। एक रात अचानक से प्रेरणा के घर पर चोरी होती है और चोर सब कुछ लेकर चला जाता है। इस हादसे के कारण वो काफी डर जाती है और फौरन जतिन को वहां पर बुलाती है। प्रेरणा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जतिन, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे अब अकेले रहने में बहुत डर लग रहा है। कल को वो चोर अगर फिर से आ गया तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वरना मैं उनके पास चली जाती। नहीं प्रेरणा, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर पर। लेकिन जतिन, मैं तुम्हारे घर पर कैसे आ सकती हूँ? तुम्हारी बीवी और माँ क्या बोलेगी? आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मुझे अब इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें एक पत्नी और बहू होने के सारे गुण हैं और मैं तुम्हें दोस्त नहीं बल्कि अपनी बीवी बनाकर ले जाना चाहता हूँ। हाँ प्रेरणा, ये बात मैंने अपने दिल में छुपा कर रखी, लेकिन आज तुम्हें कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या? माफ करना, लेकिन अब मैं अपने जज्बातों को और छुपा नहीं सकता। मुझे आध्या से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है प्रेरणा। जतिन, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो एकदम सुरक्षित महसूस करती हूँ। लेकिन ये समाज हमारी शादी को अपना पाएगा क्या? और तुम्हारी माँ क्या एक काली बहू को अपना पाएगी? जरूर अपनाएगी, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, मन नहीं। और असली सुंदरता बाहर से नहीं बल्कि अंदर से झलकती है। फिर जतिन प्रेरणा के साथ शादी कर लेता है और वो उसे अपने घर लेकर जाता है। और तभी उन दोनों के गले में वरमाला देखकर आध्या और मालिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।